तो YouTube के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटर का पार्ट 5। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक बना दिया है, जिसमें हम लोगों ने 100 सवाल कवर किया है। तो आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले वो पार्ट देखें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, और आप यकीन मानिए आपका एक भी एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। आपको मोटर में इतना मज़ा आने वाला ना कि इससे पहले आपने मोटर ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 101 से। तो देखिए हमारा सबसे पहला सवाल है 101 नंबर का। देखिए बोल रहा है कि इन वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल द लोअर लिमिट ऑफ द स्पीड इज इम्पोज्ड बाय। बोल रहा है जो वार्ड लियोनार्ड मेथड जो है उसमें जो लोअर लिमिट स्पीड का है उसको हम लोग कैसे इम्पोज करते हैं, मतलब कैसे डालते हैं या कैसे लाते हैं। तो वो हम लोग लाते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर, ठीक ना। तो वो किससे लाते हैं हम लोग? वाट लियोनार्ड मेथड में क्या होता है, एक जनरेटर होता है और एक मोटर होता है, मोटर सेट और जनरेटर सेट। मोटर में हम लोग कोई छेड़छाड़ करते नहीं, सिर्फ जनरेटर का जो वाइंडिंग होता है और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, ये सेपरेटली एक्साइटेड होता है, ठीक ना। अलग से फील्ड वाइंडिंग लगा रहता है, इसमें बैटरी से कनेक्ट होता है। तो इसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है वही लोअर लिमिट का जो स्पीड होता है। वाट लियोनार्ड मेथड में अगर हमको लोअर लिमिट का स्पीड चाहिए तो हम लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द जनरेटर का जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, मतलब जनरेटर को जब बंद कर देते हैं उसके बाद उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है तो उसी को हम लोग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक ना। तो उसी के द्वारा हम लोग वो जो लोअर लिमिट का स्पीड है लाते हैं, ठीक ना। तो वही पूछ रहा सवाल में। तो चलिए हमारा इसका आंसर हो गया 101 का ए नंबर, ठीक। 101 का ए हो गया। अब 102 सवाल, 2 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? देखिए द मैन डिसएडवांटेज ऑफ द वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज। देखिए इसका मैन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, एक मोटर लगाना, एक जनरेटर खरीदना होगा, एक मोटर खरीदना होगा, ठीक ना। बाकी कंट्रोलिंग मेथड में क्या था कि रजिस्टेंस खरीद के लगा दिए, और फील्ड में भी रजिस्टेंस खरीद के लगा दिया, आर्मेचर में भी लगा दिया। तो इसमें आर्मेचर कंट्रोल हो गया, फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगा इससे, इसमें आर्मेचर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और ये इसमें अगर मोटर जनरेटर दो चीज़ खरीदना होगा तो कितना खर्चा हो जाएगा, और उसके बाद अरेंजमेंट अलग से करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों का। उसके बाद स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सब क्या होता है, डिसएडवांटेज हो गया ये वाट लियोनार्ड मेथड का। बाकी एडवांटेज तो ये है कि अबव स्पीड भी देगा और बिलो स्पीड भी, दोनों स्पीड हमको प्रोवाइड करवा देगा। कि हमारा मोटर अगर 500 आरपीएम में घूमने वाला है तो हम लोग 600 भी जा सकते हैं, 700 800 900 जितना चाहिए ले जा सकते हैं, ठीक ना। रेटिंग उतना का होना चाहिए जितना मोटर झेल सके। उसके बाद हम लोग को बिलो चाहिए 400 300 200, ये भी ला सकते हैं। तो इसमें ये एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए दो चीज़ है तो मेंटेनेंस भी तो हमको ज़्यादा लगेगा। जनरेटर मोटर है तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद लोअर एफिशिएंसी एट लाइट लोड, अगर लोड हमारा छोटा है, अब छोटा लोड है और हम बड़ा जैसा कंट्रोलिंग डिवाइस ही लगा दिए, ठीक ना, तो सूटेबल होगा नहीं होगा। तो छोटा लोड के लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा लोड होगा तो ही एफिशिएंट होगा। अब मान लीजिए जितना का लोड नहीं उतना का हम सामान लगा रहे हैं, तो जितना का खाना नहीं उससे ज़्यादा तो हम खर्चा कर रहे हैं सजावट में, तो फ़ायदा कहाँ हो रहा हमारा। तो वही हो गया कि लोअर एफिशिएंसी हाई लोड में देगा, ठीक ना। तो 102 का हो जाएगा हमारा डी, ऑल अबव, मतलब सारा, ठीक ना। अब देखिए हमारा 103 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 103 नंबर सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। तो हम लोग देखिए डीसी मोटर में जब हम लोग का स्पीड कंट्रोल के लिए आर्मेचर कंट्रोल लाएँ, फ्लक्स कंट्रोल लाएँ, तो ये सब ना लॉस प्रोवाइड करवा रहा था, ठीक। उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल मेथड लाएँ। तो जब वोल्टेज कंट्रोल मेथड तो रह गया क्योंकि वो वार्ड लियोनार्ड मेथड था और बेस्ट मेथड था। तो ये सब जो हमको लॉस दे रहा था ना, तो हम लोग इसको सुपीरियर बनाने के लिए क्या किए, इन रजिस्टेंस के जगह पे हम लोग थायरिस्टर का यूज कर लिए, ठीक ना। तो थायरिस्टर का इसमें क्या हो जाएगा, देखिए थर्मिस्टर तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग वाला देखता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या बोलते हैं, ये तो हमारा 3 टर्मिनल वाला डिवाइस हो गया, ठीक ना, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है ये हमारा। तो ये सब का यूज नहीं करते, उसका हम लोग कर लेते हैं थायरिस्टर का, ये एडवांस वर्जन है, ठीक ना। तो 103 का हो गया हमारा बी। अब देखिए द लॉस, ये हमारा सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठीक ना, थायरिस्टर। तो चलिए 104 नंबर क्या है, देखिए द लॉस अकरिंग इन द डीसी जनरेटर आर गिवन बिलो, विच लॉस इज लाइकली टू
लाइकली टू हैव द लीस्ट प्रोपोर्शनल। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लॉस है जो हमारा कम से कम प्रोपोर्शनल होता है डीसी जनरेटर में, ठीक ना। तो देखिए हमारा जो डीसी जनरेटर में लॉस होता है आर्मेचर कॉपर लॉस, ये तो होगा ही, मैकेनिकल लॉस भी होगा, और उसके बाद मैग्नेटिक लॉस भी होगा, फील्ड कॉपर लॉस भी होगा। चारों लॉस जनरेटर में होता है, तो लेकिन इसमें सबसे कम कौन सा होता है, तो सबसे कम होता है हमारा जो वो है मैकेनिकल लॉस, ठीक ना। क्योंकि कॉपर लॉस तो लोड बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, ये फील्ड लॉस तो फिक्स रहता है, होते रहता है, ठीक ना। तो ये लिस्ट नहीं होता है, ज़्यादा ही रहता है। तो मैकेनिकल लॉस ही सबसे कम होता है, ठीक ना। तो 104 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 105 नंबर क्या बोल रहा था, हिस्ट्रेसिस लॉस इन अ डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन। तो जो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेड ऑफ आयरन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेशन एयर। तो लिस्ट डिपेंड किस पे करता है, मतलब सबसे कम डिपेंड किस में है। देखिए तो हमारा हम लोग जानते हैं जो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि के एच या ईटा भी ले सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बी एक्स, ये अगर स्टेनलेस स्टील है तो 1.6 हो जाएगा। उसके बाद होता है वॉल्यूम ऑफ द कोर या आयरन। उसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्लक्स फ्लक्स क्या बोलते हैं, जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर गया, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर गया हमारा, आयरन का जो वॉल्यूम है फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड किया। लेकिन हमारा रेट ऑफ फ्लो वेंटिलेशन एयर पे डिपेंड नहीं करता या बहुत कम करता है, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला, दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक एडी करंट लॉस और एक हमारा जाके हिस्ट्रेसिस लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये आपको हमेशा कन्फ्यूज करेगा। तो चलिए दोनों फार्मूला कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। एक हो गया एडी करंट लॉस और एक हिस्ट्रेसिस लॉस। तो हिस्ट्रेसिस लॉस का तो अभी बता दिए कि के ई ये के एच कर दीजिए, एडी ये हिस्ट्रेसिस है तो एच मान लेंगे, एडी है तो के ई मान लेंगे। देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इसका हो जाएगा बी एक्स, ठीक ना। एक्स बराबर होता है कि इस कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, तो अगर स्टेनलेस स्टील है तो 1.6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोर या आयरन या स्टील जो भी यूज किए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सेम फार्मूला वहाँ होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब में स्क्वायर। हम एक दिन आपको एक लेक्चर में बताए भी थे कि ई का मतलब क्या आता है, ई मतलब सेंस आर, एडी एडी मतलब ऐड का सेंस आ रहा है, और ऐड मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब सम, सम सम मतलब सम संख्या हमारा क्या है, दो। तो स्क्वायर आ जाएगा इस एडी वाला, जब जहाँ पे सवाल आएगा ना तो वहाँ पे स्क्वायर वाला बात होगा, हिस्ट्रेसिस वाला में स्क्वायर का बात नहीं होगा। तो ऐसे करके याद रखना, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें भी बी स्क्वायर होगा, ठीक ना। उसके बाद भी आएगा, उसके बाद एफ स्क्वायर होगा, उसके बाद हो जाएगा टी, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन। क्योंकि एडी करंट लॉस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोर होता है उसको हम लोग पत्तीदार बना देते हैं, ठीक, ताकि मैक्स करंट का वैल्यू घटते जाए, ठीक ना। अगर मान लीजिए बड़ा प्लेट रहता तो करंट बहुत बड़ा रास्ता अपने आप को मतलब चलने के लिए आप उसको बहुत बड़ा रास्ता मिल जाता। अगर हम लोग इसको पार्ट पार्ट में तोड़ देंगे ना तो करंट को बहुत बड़ा रास्ता नहीं मिलेगा दौड़ने के लिए। तो क्या होगा, करंट छोटा छोटा करंट होगा तो वो हमको मिनिमाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उसको सर्किट से हटा सकते हैं, वो ज़्यादा लॉस गेन नहीं करके देगा। लेकिन वही अगर प्लेट ले लेंगे तो प्लेट क्या करता है ना कि पूरा प्लेट, देखिए करंट को घूमने के लिए कितना बड़ा पाथ मिलेगा, और जितना बड़ा पाथ होगा उतना ज़्यादा लॉस और हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अगर छोटा पाथ होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम लोग इस क्या बोलते हैं थिकनेस जो लेमिनेट कर देते हैं, हम लोग को हटाना होता है जब एडी करंट लॉस किसी भी सर्किट से, ठीक ना। देखिए ट्रांसफार्मर मशीन का कोई भी पार्ट हो, सब पार्ट में यही फार्मूला यूज होगा, मतलब फार्मूला कहीं चेंज होने वाला नहीं है एडी करंट और हिस्ट्रेसिस का। और कॉन्सेप्ट सब जगह ये कि एडी करंट को हटाना है तो लेमिनेशन करेंगे, हिस्ट्रेसिस को हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, बार बार बताएं कि सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि उसका लो रिडक्टेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर उस स्टील का यूज करेंगे तो इसी से होकर पार होगा, ठीक ना। देखिए 106 नंबर क्या बोल रहा है, 105 का तो हो गया। 106 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन अ डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द इफेक्ट्स ऑफ आयरन लॉस एक्सेप्ट। मतलब बोल रहा है कि इन चारों में से किस एक को छोड़ के बाकी सारा लॉस होता है डीसी जनरेटर में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। लॉस ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का तो लॉस होता है। एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द कोर, ये भी होता है। उसके बाद हो गया सी नंबर, बोल रहा है इंक्रीज इन द टर्मिनल वोल्टेज। अब लॉस में टर्मिनल वोल्टेज कहाँ से इंक्रीज होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि लॉस हो रहा तो टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा क्या जनरेटर में, घटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब इसको छोड़ के बाकी तीनों चीज़ होता है डीसी जनरेटर में, ठीक ना। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर,
किसको छोड़कर, ठीक। अब उसके बाद 107 नंबर, तो इसका आंसर हो गया हमारा 106 का हो गया सी। 107 नंबर देख लेते हैं, द लॉस अकरिंग इन द डीसी जनरेटर गिवन बिलो। बोलता है कि जो डीसी मशीन में लॉस हो रहा है वो नीचे दिया गया है, ठीक। विच लॉस इज लाइकली टू हैव हाइएस्ट प्रोपोर्शनल एट द रेटेड लोड ऑफ द जनरेटर। तो बोल रहा है कि कौन सा लॉस है जो हाईएस्ट होता है प्रोपोर्शनल ऑफ द लोड ऑफ द जनरेटर। तो जनरेटर का जो लोड होता है तो उसमें से क्या होगा, लोड करंट बहेगा, तो कौन सा लॉस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो देखिए जब हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ा। अब लोड करंट बढ़ेगा तो कॉपर का जो वाइंडिंग होता है आर्मेचर में, आर्मेचर ये हमारा जनरेटर हो गया मान लीजिए, ठीक, डीसी जनरेटर। अब आर्मेचर में अगर जैसे आर्मेचर में लोड क्या बोलते हैं, हमको वोल्टेज ज़्यादा लोड बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बल्ब पंखा सब जोड़ रहे हैं, दो चार पहले दो तीन जोड़ा रहा था, अब 8-10 जोड़ रहे हैं, तो लोड बढ़ेगा। और जैसे लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भाई लोड बढ़ रहा है, तुम करंट बढ़ाओ। अब आर्मेचर क्या करेगा ना, अपने बाइंडिंग से करंट को बढ़ाना चालू कर देगा। तो करंट को बढ़ाना चालू करेगा तो इसमें दुनिया का हर एक चीज़ में लॉस होता है, क्योंकि सबके पास थोड़ा सा रजिस्टेंस होता है। जैसे हम लोगों में 300 से लेके 1000 ओम तक का रजिस्टेंस है, हम लोग में भी लॉस होता है, ठीक ना। तो दुनिया का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें लॉस नहीं होता है, ठीक। तो उसी तरह की कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस है, करंट को बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर पावर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है कि लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर कॉपर लॉस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का बना हुआ और आर्मेचर में लगा हुआ तो आर्मेचर कॉपर लॉस इंक्रीज। तो इसका हमारा 107 का आंसर हो जाएगा, 107 का हो गया सी, ठीक ना। अब देखिए 108 नंबर क्या बोल रहा है, 108 नंबर बोल रहा है इफ़ टी बी द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन देन एडी करंट लॉस इन द जनरेटर विल वेरी एज। तो बोल रहा है जो हम लोग अभी पढ़े थिकनेस वाला फार्मूला पढ़े ना, एडी करंट लॉस में हम लोग जो थिकनेस वाला फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि हमारा ये के ई हो गया, उसके बाद बी स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ द कोर, फ्रीक्वेंसी पे स्क्वायर, और उसके बाद थिकनेस पे हम लोग पढ़े। तो अभी हम लोग पढ़े फार्मूला कि थिकनेस पे स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, थिकनेस के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो डी आंसर हो जाएगा शॉर्टकट डी। तो वो जो दो फार्मूला लिखा है ना, वो आज का जो पार्ट 5 बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला दोनों, वो दोनों याद कर लीजिए, आपका सब सवाल बनने वाला है। तो दोनों को कहीं ना कहीं लिख लीजिए। तो अगर देखिए दो चीज़ याद रखिएगा कि जो एडी करंट होता है वो पूछेगा कि अगर भी अपॉन एफ हमारा कांस्टेंट हो ना, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो हमारा एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर और एडी भी अपॉन एफ कांस्टेंट हो तो, ठीक ना। और जो एडी करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो चीज़ याद रखिए, ठीक। और एक होता है जो भी अपन ऐप कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, तो कभी अगर आएगा ऐसे सवाल तो हम आपको बता देंगे, ठीक। तो अभी बस आपको ये इतना याद रखना, ज़्यादा लोड देंगे तो फिर आपका भी बनने वाला सवाल में कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक। तो वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो देखिए हमारा 109 नंबर क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए डीसी जनरेटर वेरीज सिग्निफिकेंटली विथ द लोड करंट। तो बोल रहा है कि कौन सा लॉस हमारा लोड करंट के साथ बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर का करंट बढ़ेगा। लोड अगर बढ़ाएंगे हम लोग, जनरेटर है, अगर जनरेटर में मान लो पंखा बल्ब फ्रिज व्रिज सब लगा दिए तो लोड बढ़ा तो लोड जैसे बढ़ेगा तो आर्मेचर के कॉयल को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भाई तुम्हारा लोड बढ़ चुका है। तो आर्मेचर क्या करेगा, करंट को बढ़ाना चालू करेगा, अपने अपने वाइंडिंग से होकर ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा तो आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो पावर लॉस में हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर आर होता है, ठीक। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पावर लॉस ज़्यादा होते जाएगा, तो वही आर्मेचर का लॉस ज़्यादा होते जाएगा। तो आर्मेचर कॉपर का बना होता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है कॉपर का ना होता है, तो कॉपर का बना होता है तो कॉपर लॉस हो जाएगा। और कहाँ लगा हुआ, आर्मेचर में लगा होता है, उसको आर्मेचर कॉपर लॉस बोल दिए, ठीक। तो नाम भी देखिए रिलेट वहीं से है कि जहाँ वो काम कर रहा है उसी से उसका नाम पड़ा है, ठीक। तो 109 का हमारा हो जाएगा आंसर सी। अब देखिए 110 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इफ़ द बीटा इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी देन एडी करंट लॉस विल बी वेरी एज। तो बोल रहा है कि अगर बीटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है तो एडी करंट लॉस कैसे वेरी होगा, ठीक ना। जो हमारा एडी करंट लॉस हम लोग पढ़े अभी बार बार, तो कैसे वेरी होगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ। तो बोल रहा है कि बीटा एम एक्स बीटा 1.2, तो हम लोग जानते थे एडी 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 मतलब ए से क्या ई से एडी एडी नाम आया, तो एडी से ऐड का सेंस आ रहा है, ऐड ऐड मतलब क्या होता है, सम मतलब क्या, सम संख्या कौन है, दो। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए दो ही चीज़ ना है, एडी और हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस में ऐसा कोई सेंस आ रहा सम उम का, तो उसमें स्क्वायर टर्म नहीं आएगा।
ये ट्रिक्स बता रहे हैं आपको क्या, क्योंकि ये इतना कन्फ्यूजिंग सवाल है ना, ज़िंदगी बीत जाएगा लेकिन याद नहीं होगा। तो ये ट्रिक्स एकदम याद रखना है आपको कि एडी से ऐड का सम मतलब सेंस आता है। ऐड मतलब क्या हो गया, जोड़, जोड़ मतलब हो गया सम, जोड़ मतलब सम होता है ना, सम को संख्या कौन होता है, दो होता है। तो दो होता है तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो किस में होगा, एडी में होगा, और हिस्ट्रेसिस में स्क्वायर होगा ही नहीं। तो इससे हम लोग दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, अगर एक एग्जाम नहीं दिया ना तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम जो बता रहे हैं ट्रिक्स आपको याद रखना, और जो दो फार्मूला लिखा है ना उससे देखिए सारा अभी जितना सवाल आएगा वो दोनों फार्मूला से रिलेट है। अगर दोनों फार्मूला याद है तो ये सारा सवाल 2500 का 2500 आप आँख देखे, आँख बंद करके बना सकते हैं। देखिए हमारा 110 का हो गया, 110 का हमारा क्या आंसर हो गया, बी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 111 नंबर बोल रहा है कि 111 नंबर का सवाल हमसे पूछ रहा है कि द हिस्ट्रेसिस लॉस इन अ डीसी जनरेटर वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक रिवर्सल एच। तो हाँ, मैग्नेटिक रिवर्सल क्या बोलते हैं, जो हिस्ट्रेसिस लॉस है, अभी बताएं कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि हिस्ट्रेसिस लॉस जो डीसी जनरेटर में वेरी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो किसके क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल होता है, जो एडी करंट होता है तो वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। अभी बताया, सॉरी हिस्ट्रेसिस लॉस, एडी नहीं, हिस्ट्रेसिस, और एडी आएगा तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए तो इसका हो गया हमारा 111 का हो गया बी। अब 112 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज यूज टू रोलिंग मिल। तो देखिए हम लोग का प्लगिंग जो होता है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो हम लोग जो रोलिंग मिल होता है उसमें प्लगिंग का यूज करते हैं 112। और कल हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया इसके बारे में। तो डायनामिक ब्रेकिंग, ये अगर ब्रेकिंग के बारे में आपको जानना तो इसके पीछे वाला वीडियो देखिए पार्ट 4, उसमें आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा, ठीक। और देखिए स्पीड दिखा देते हैं कि ब्रेकिंग किसके, कोस्टिंग का स्पीड देखिए टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है उसको रोकने में। उसके बाद हम लोग का जो रीस्टेटिंग ब्रेकिंग होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग का जो प्लगिंग होता है उसको टाइम लगता है, ठीक ना। तो अगर टाइमिंग हमको कम है मेरे पास रोकने के लिए ब्रेक गाड़ी को, तो देखिए अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो कोस्टिंग यूज कर लेंगे, रियोस्टेटिक कर लेंगे। और टाइम कम है मतलब कम टाइम में गाड़ी को रोकना है तो हम लोग प्लगिंग का यूज करेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करेंगे, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है जो बहुत हार्ड, उसमें गाड़ी रुकता नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है गाड़ी जीरो तक आएगा फिर बैक जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है मोटर, ठीक है ना, मतलब बैक डायरेक्शन में काम करने लगेगा। तो 112 का हो गया बी। अब 113 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड, जो हमारा रीजनरेटिव मेथड ऑफ द ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन दैट। बोल रहा है कि किस पे बेस्ड है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा बैक ईएमएफ होता है ना उसको हम लोग इतना बढ़ा देते हैं कि ये बैक ईएमएफ का वैल्यू जो है ना माइनस में आने लगे। क्योंकि बैक ईएमएफ मान लीजिए जब बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो प्लस में वैल्यू देगा कि प्लस 400 500 600 आरपीएम में, क्योंकि एन फाइव का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वैल्यू क्या देगा कि प्लस में देगा, ठीक है। और तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू को माइनस बनाते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। तो क्या होता है ना, माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। तो प्लस हो जाता है तो ये जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मोटर और जनरेटर में सिर्फ इतने डिफरेंस है। ये हमारा मान लीजिए मोटर मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग टर्मिनल वोल्टेज दिए VT, यहाँ पे EB जनरेट होगा और ये हमारा शाफ्ट ये घूमेगा, ठीक। तो करंट अभी इधर से जा रहा था, ठीक। अगर हम लोग ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें और EB का वैल्यू को VT से बढ़ा दें तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, हो जाएगा इधर से, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो बस वही देखिए अभी इधर था तो मोटर था, और जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज किए तो ये जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस मोटर और जनरेटर में यही डिफरेंस है कि अगर देखिए जैसे मान लीजिए हमको पटना से दिल्ली जाना है, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं पटना से दिल्ली तो इसको हम लोग मोटर बोलेंगे, ठीक। और अगर हम लोग दिल्ली से पटना आने लगे ना तो जनरेटर हो गया, कि डायरेक्शन चेंज हो गया तो नाम चेंज हो गया। पटना से दिल्ली जा रहे थे तो मोटर कहलाया, पटना से दिल्ली से पटना आने लगे तो जनरेटर कहला गया, ठीक। तो सिर्फ यही डिफरेंस है मोटर और जनरेटर में, बाकी सर्किट वगैरह फार्मूला वगैरह सब एक है, कहीं कोई चेंज नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको, और ना आप कोई किताब पढ़िएगा ना आपको भी नहीं समझ में आने वाला। तो ये सब चीज़ जो जो बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें नोट डाउन करते रहिए। आपका मशीन जो इतना इजी हो जाएगा ना मशीन, कि आप ज़िंदगी में ऐसा मशीन नहीं पढ़ेंगे। चाहे आप पॉली किए 3 साल तक तो आपको कभी इतना समझ में नहीं आया होगा। अब बीटेक भी किए होंगे तो 4 साल सिर्फ समझने में ख़त्म हो गया होगा कि भाई ब्रेकिंग क्या है, ये मोटर जनरेटर का सर्किट एक होता है या अलग होता है, स्पीड कैसे
कैसे चेंज करेंगे, कन्फ्यूजन ही रह जाता है, ठीक ना। तो जो जो बोल रहे हैं वो सब थोड़ा नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए, बैक ईएमएफ को हम लोग नेगेटिव किए, तो बैक ईएमएफ लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, नहीं, बैक ईएमएफ को जो अप्लाइड वोल्टेज था उससे अगर ज़्यादा कर देंगे तभी ना रीजनरेटिव वाला काम स्टार्ट हो जाएगा कि मोटर जनरेटर में कन्वर्ट होगा। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल, इक्वल भी नहीं करेंगे, बैक ईएमएफ ऑफ रोटर इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज, हाँ बैक ईएमएफ को मोर कर देंगे अप्लाइड वोल्टेज से। यहाँ पे बैक ईएमएफ आ रहा था, इसको अगर ज़्यादा कर देंगे इस वोल्टेज से तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ जाएगा मेरा, ठीक। तो हो जाएगा सी, 113 का हो जाएगा सी। अब देखिए 114 नंबर क्या बोल रहा है, द रिटार्डेशन टेस्ट इज अप्लीकेबल टू द शंट मोटर एंड जनरेटर इज टू बी फाइंड। देखिए जो रिटार्डेशन टेस्ट करते हैं ना हम लोग, ये एक टेस्ट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रे लॉस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। स्ट्रे लॉस में मैकेनिकल लॉस आ जाएगा हमारा, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग स्ट्रे लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये याद रखिएगा जो रिटार्डेशन टेस्ट होता है ना वो हमेशा ओनली शंट मोटर में ही होगा और शंट जनरेटर में ही होगा, बाकी में नहीं होता, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 114 का हो जाएगा बी, ठीक। अब देखिए 115 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 115 नंबर पूछ रहा है 4 पॉइंट स्टार्टर इन द डीसी मोटर इज यूज्ड। तो बोल रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग डीसी मोटर में यूज क्यों किए। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में एक प्रॉब्लम आ गया। देखिए स्टार्टर का मेन काम क्या था कि स्टार्टिंग में आईए का वैल्यू को कम कर देना। तो आईए का वैल्यू को कैसे कम करेगा, जब हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे। तो देखिए इसका थोड़ा डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक ना। देखिए अभी जो हम डायग्राम बनाएंगे आपको, आप किसी भी बुक में जाकर पढ़िए, आपको ये 4 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो अभी जो बताने वाला ना आप नोट्स बनाइए चुपचाप बैठ के, ठीक ना। इतना सुपर समझ में आएगा ना, तो इसके बाद कभी आपको स्टार्टर नहीं पढ़ना होगा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अगर ज़िंदगी में अगर कन्फ्यूज रहे होंगे तो आज क्लियर हो जाने वाला। तो चलिए हम देखिए फिगर बना के बताते हैं आपको। देखिए अभी उतना समझा पाना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम आया जो हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करना पड़ा, ठीक। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो हमारा कॉयल वाला ये होता है नो वोल्टेज कॉयल, ठीक ना, ये होता है ओवरलोड कॉयल। तो ये क्या होता है, जब हमारा मशीन स्टार्ट होता है तो ये हमारा टोटल का टोटल रजिस्टेंस आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक, टोटल का टोटल रेजिस्टेंस, ताकि स्टार्टिंग में करंट कम हो जाए। उसके बाद देखिए उसके बाद सारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। हम सिर्फ इतना की पॉइंट बता दे रहे हैं कि हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों यूज करें। देखिए इसमें क्या हो रहा था कि यही वाला करंट जो हमारा इससे कॉयल से होके जो फील्ड वाइंडिंग था ना, तो वो नो नो वोल्टेज कॉयल से होके गुजर रहा था ये फील्ड वाइंडिंग, ठीक। तो क्या हो रहा था, जब हम लोग स्पीड बढ़ा रहे थे ना, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको फाई घटाना पड़ेगा, क्योंकि फाई नीचे आ रहा था स्पीड वाला फार्मूला में, ठीक। तो हमको स्पीड बढ़ाने के लिए फाई को घटाना पड़ा था। फाई को घटाते हैं तो हमारा इस बाइंडिंग में करंट कम हो जा रहा था, करंट को घटाएंगे तभी ना फाई घटेगा। आप करंट घटा रहे हैं तो रनिंग कंडीशन में क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से अलग होना चाहिए। तो रनिंग कंडीशन में ये वाला जो क्या बोलते हैं डाया होता है वो जाके यहाँ पे लटक जाता है, क्योंकि नो वोल्टेज कॉयल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो ये यहाँ पे इससे कॉयल से जुड़ा रहता है, तो ये मैग्नेट बन जाता है, तो ये जाके यहाँ लटक जाता है जब रनिंग कंडीशन में होता है। तो हम लोग जब रनिंग कंडीशन में स्पीड बढ़ाने गए ना, तो करंट घटाएं, और करंट घटाएं तो क्या हुआ, ये कॉयल का भी करंट घटा और कॉयल का करंट घटा, तो ये डी एनर्जाइज हो गया। तो ये जो मैग्नेट बना हुआ था ये भी मतलब डीमैग्नेटाइज हो गया। तो क्या किया, ये जो इससे सटा हुआ था इसको छोड़ दिया, ये फिर इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो फिर से जाके क्या होता है कि बहुत से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ जाता है, जबकि रनिंग कंडीशन में इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस जुटना ही नहीं चाहिए था, ठीक। तो जाके जुट गया। अब ये जुट गया तो हमको क्या होगा, पावर लॉस स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं होता इस रेजिस्टेंस का, ओनली स्टार्टिंग कंडीशन में ज़रूरत होता है। रनिंग कंडीशन में ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ सटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन हमको स्पीड बढ़ाने गए तो फील्ड का फ्लक्स करंट घटाना पड़ा, और फील्ड वाइंडिंग जो है वो जो हमारा एन है, नो वोल्टेज कॉयल है, उस एन जो है उससे होके पार करना पड़ा था जो फील्ड वाइंडिंग था उसको। तो फील्ड वाइंडिंग का करंट घटा है तो उसका भी जो एन था, नो वोल्टेज कॉयल, नो वोल्टेज जो हमारा कॉयल है एन वो भी डी एनर्जाइज हो गया, तो जिस कारण से ये फिर इनर्शियल पोजीशन में आ गया। तो ये हमारा इस साथ क्या हो रहा था कि स्पीड बढ़ाने जा रहे थे तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था, जो जो अनवांटेड है हमारे लिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर आया, बस इतना ही जानना, बाकी कुछ नहीं है इस 4 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में देखिए ये इस कॉयल से होकर जुड़ा हुआ था फील्ड वाइंडिंग, तो हमको इस कॉयल से नहीं जोड़कर डायरेक्ट हम यहाँ से
इस फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, बस इतना डिफरेंस है। ठीक, तो देखिए सवाल क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो सवाल में जो है वो बोल रहा है 4 पॉइंट स्टार्टर इन डीसी मोटर यूज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तो हम लोग जब उस रास्ते को चेंज कर देंगे कि एनवीसी जो नो वोल्टेज कॉयल है उससे होगा, जब फील्ड वाइंडिंग को नहीं पार करेंगे साइड से कनेक्शन ले लेंगे, बाकी उसके बाद इसको देंगे तो करंट हमारा डायरेक्ट को उस कॉयल में आने लगेगा। ठीक ना, 4 पॉइंट स्टार्टर में। तो उसमें क्या होगा कि हम अगर करंट बढ़ा भी रहे हैं ना तो ये डी एनर्जाइज नहीं होगा ये कॉयल, और ये कॉयल डी एनर्जाइज नहीं होगा तो वो होल्ड करके रखेगा वो जो हमारा जो रजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करता है ना ये वाला पट्टी, तो ये इसको होल्ड करके रखेगा। तो जिससे क्या होगा कि ये होल्ड करके रखेगा तो रनिंग कंडीशन में सर्किट में एक भी रजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो वही करता है कि 4 पॉइंट स्टार्टर इसीलिए आया कि नॉट टू इफेक्ट द करंट पासिंग थ्रू द ऑन ऑन होल्ड ऑन कॉयल इवन इफ एनी चेंज इन द फील्ड करंट टेक प्लेस। मतलब बोल रहा है कि फील्ड करंट में कोई भी चेंज करेंगे तो होल्डिंग ऑन जो हमारा एनवीएल कॉयल लगा हुआ जो होल्ड करके रखा हुआ उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, जिस कारण से उससे जो करंट पास हो रहा है उसका उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक ना, जिस कारण से वो होल्ड करके ही रखता है। तो 115 का हो गया हमारा सी। देखिए ये पूरा डायग्राम बनाएंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप डायग्राम बना के है ना तो सिर्फ एनवीसी वाला पोर्शन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 116 नंबर क्या है। 116 नंबर सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन ए लोकोमोटिव मोटर ड्राइव। तो लोकोमोटिव में क्या हाई टॉर्क चाहिए, हाई टॉर्क कौन देगा, सीरीज मोटर ना देगा, क्योंकि आई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे बहुत बार डिस्कस भी किए हैं, तो अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आगे वाला वीडियो देखें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक ना, तो चलिए 117 नंबर देख लेते हैं। 117 नंबर सवाल है इन हजार्डियस एरिया ऑफ गैसी माइंस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इन डन बाय द व्हीकल पावर बाय। बोल रहा है जो हमारा खतरनाक एरिया है जहाँ पे एक्सप्लोसिव हो सकता है, माइनिंग वाला एरिया है, वहाँ पे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम लोग कौन सा व्हीकल जो यूज करते हैं वो कौन सा व्हीकल होता है, तो वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। ठीक ना, क्योंकि अलग करंट वरंट वाला यूज करेंगे, वोल्टेज ले जाके यूज करेंगे, एसी वगैरह यूज करें तो कभी भी फॉल्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है माइनिंग वगैरह में, क्योंकि ज़मीन के अंदर हमको जाना पड़ता है ट्रॉली लेके, तो वो ट्रॉली मूवमेंट करता है बैटरी के हेल्प से। ठीक ना, वही पूछ रहा था। 117 का हो जाएगा हमारा डी। अब 118 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन इज प्लेस। देखिए कितना बार डिस्कस किए हैं कि ये याद भी रखिएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्टेटर में रखेंगे या हम लोग आर्मेचर में रखेंगे। तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करके आर्मेचर में ये प्लेस रहता है। ठीक ना, तो वही बोल रहा है कि ऑन योक, योक में तो नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, तो आर्मेचर ऑन आर्मेचर। तो 118 का हो जाएगा सी। इसका भी डिस्कशन बहुत बार किए हैं तो बार बार नहीं करेंगे। ठीक ना, और उसके बाद देखिए 119 क्या बोला डीसी सीरीज मशीन हैज़ फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ। जो डीसी सीरीज मशीन का जो है फील्ड बना होता है। तो देखिए हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर आपको मशीन कोई कोई आदमी ले आके मार्केट से मशीन खरीद के लाए और आपके पास रख दिया, तो एज ए इंजीनियर आप कैसे बताओगे ये शंट मशीन है सीरीज मशीन है। तो आप उस मशीन को तुरंत खोलोगे, अगर उसमें देखोगे कि मोटा मोटा वाइंडिंग किया हुआ, ज़्यादा वाइंडिंग नहीं है, कम वाइंडिंग है, तो उसको बोलोगे ये सीरीज मोटर है। अगर देखिएगा कि पतला पतला वाइंडिंग किया हुआ और बहुत ज़्यादा वाइंडिंग है, बहुत ज़्यादा टर्न है, तो उसको बोलोगे ये शंट मशीन है। ठीक, ये दो चीज़ टर्म याद रखो, बाकी ज़िंदगी में सब सवाल बनेगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा सीरीज मोटर है तो मोटा वाइंडिंग होगा और कम टर्न होगा, क्योंकि मोटा हो गया तो टर्न घट जाएगा ना, पतला होगा तो टर्न बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ को मान लीजिए कोई चीज़ मोटा है तो वो कम बाइंडिंग हो करवाएगा। ठीक, अब मान लीजिए उस मोटा चीज़ को पतला करना है तो उसको पिघालें उसको मान लीजिए गर्म करके क्या बोलते हैं उसको लिक्विड बनाएंगे तो पतला करेंगे, तो पतला होगा तो लंबा होता जाएगा ना, तो ज़्यादा टर्न दे देगा। तो वही हमको सीरीज बाइंडिंग के बारे में बताना, तो फ्यू नंबर ऑफ टर्न ठीक ठीक होता है क्योंकि मोटा बाइंडिंग होता है। तो सी हो जाएगा 109 नंबर का, 119 का सी। अब 120 नंबर देखिए क्या बोल रहा है टॉर्क डेवलप बाय द डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन। बोल रहा है कि जो डीसी मशीन है उसमें टॉर्क जो डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो हम लोग जानते हैं फाई इंटू आई है। तो देखिए फाई हो गया फील्ड वाला काम, तो मैग्नेटिक फील्ड से ही ना फाई आएगा, ये हो गया। अब करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, वही नंबर ऑफ कंडक्टर, तो जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा आई ए होगा। ठीक, रेडियस ऑफ द आर्मेचर, तो आर्मेचर में ही ना आई ए फ्लो होता है, तो आर्मेचर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ना बाइंडिंग होगा और उतना ज़्यादा करंट होगा। तो तीनों चीज़ करंट से रिलेटेड हो गया ये। ठीक ना, एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ना करंट होगा, क्योंकि रजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
तो देखिए एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो हाँ कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं हमको टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, तो 120 का आंसर हो जाएगा एफ। ठीक, अब देखिए 121 नंबर क्या बोला, डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। जो शंट मोटर है उसका यूज हम लोग किसको ड्राइविंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसको इसका कांस्टेंट टॉर्क होता है, तो घर का जितना भी चीज़ होता है हम लोग इसी से ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ट्रेन में करेंगे कितना ज़्यादा लोड चाहिए, यहाँ सीरीज करेंगे। होइस्ट में भी जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे जो सामान ले जाया जाता है 10 टन 15 टन का, मान लीजिए शाफ्ट बनाया जाता है बड़ा बड़ा 500 मेगावाट का, जब जनरेटर मोटर क्रिएट किया जाता है ना तो उसका शाफ्ट बहुत हैवी होता है, टन में होता है। तो उस सब चीज़ को ले जाने के लिए होस्ट ट्विस्ट का यूज करते हैं। क्रैंक का जो मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाने के लिए कितना ज़्यादा लोड चाहिए, टॉर्क चाहिए, ताकि ना नदी में गिर गया तो कैसे उठाएगा, तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए। कांस्टेंट टॉर्क होगा तो कहाँ से होगा, तो जो मशीन टूल होता है छोटा मोटा घर में या मीडियम साइज का, तो उस सब में हम लोग शंट का यूज करते हैं। ठीक ना, और हाई टॉर्क चाहिए तो सीरीज का करेंगे, तो 121 का हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए 122 नंबर क्या बोल रहे हैं, 122 नंबर सवाल है हमारा। अब 122 नंबर देखिए बोल रहे हैं इन ए नॉर्मल शंट मोटर स्टार्टर, बोल रहा सॉरी इन ए मैनुअल शंट मोटर स्टार्टर, जो बोल रहा है कि जो जो मैनुअल शंट मोटर है उसमें जो स्टार्टर का यूज है उन लोग कौन, मतलब स्टार्टर जो है वो क्या है, ओवरलोड रिले इज कनेक्टेड इन द सीरीज एंड नो लोड रिले इन पैरेलल विद द लोड। तो बोल रहा है कि जो मैनुअल शंट मोटर है उसमें स्टार्टर जो है उसमें जो हमारा ओवरलोड रिले जो है, रिले का क्या काम है कि वो फॉल्ट को सेंस करेगा और ट्रिप करवाएगा, सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्मेशन देता कि भाई ट्रिप करो। ठीक, तो पहले देख लेते हैं हम लोग शंट मोटर। देखिए शंट मोटर में जो शंट मोटर है वो हमारा कैसे होगा, ये आर्मेचर हो गया, यहाँ यहाँ पे फील्ड होगा, तो हम लोग पैरेलल में जो है ना नो वोल्टेज रिले लगाते हैं। ठीक ना, यहाँ जो है नो वोल्टेज रिले लगाएंगे क्योंकि लोड हमारा आर्मेचर में लगा रहता है, तो यहाँ पे ना ओवरलोड रिले लगाएंगे ताकि जब लोड बढ़ेगा या कुछ फॉल्ट आएगा लोड में तो रिले को पता चलेगा, रिले सेंस करेगा और तुरंत सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करेगा, तो स्टार्टर क्या करेगा उसको कंट्रोल करना चालू कर देगा। ठीक, तो 122 का हो जाएगा हमारा ए कि ओवरलोड रिले कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज, तो सीरीज के साथ ओवरलोड रिले कनेक्ट होता है क्योंकि लोड का करंट यहीं से ना बहेगा, तो इसलिए लोड रिले जो है वहाँ कनेक्ट करेंगे, और फील्ड से हमको सिर्फ फ्लक्स चाहिए, तो यहाँ पे नो लोड रिले का यूज, जो नो वोल्ट रिले है उसको यहाँ यूज करेंगे। ठीक, तो हो गया हमारा 122। अब देखिए 123 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप इज लाइकली टू रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हिस्ट्रेसिस लॉस इन ए डीसी जनरेटर। तो बोल रहा है कि हिस्ट्रेसिस लॉस को कम करना है तो डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे, वही बोल रहा है। ठीक ना, तो इन फ्लोइंग मतलब जो जो हम लोग स्टेप अपनाएंगे, तो इन चार को ऑप्शन दिया है, तो इनमें से क्या क्या अपनाएंगे, रिडक्शन करना है तो प्रोवाइडिंग लेमिनेशन। देखिए तो हिस्ट्रेसिस लॉस को कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। लेमिनेशन वाला काम किस में करते हैं, एडी करंट में, तो लेमिनेशन जहाँ देख लिया वहाँ तो होगा नहीं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट लिखा रहता तो थोड़ा नज़र मारते। ठीक ना, तो है नहीं वैसा। तो देखिए यूजिंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और यूजिंग मटेरियल ऑफ लो हिस्ट्रेसिस, तो हम लोग हिस्ट्रेसिस लॉस को यूज करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, लो हिस्ट्रेसिस कॉफिशिएंट होता है इसका। ठीक ना, फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल, तो इसका हो यूजिंग मटेरियल फॉर लो हिस्ट्रेसिस एफिशिएंट फॉर आर्मेचर कोर मटेरियल। ठीक ना, तो हम लोग जो ऐसा मटेरियल का यूज करेंगे जिसका हिस्ट्रेसिस लॉस लो हो। ठीक ना, तो इसका आंसर हो गया हमारा 123 का हो गया हमारा डी। 124 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच लॉस इन डिसी जनरेटर वेरी विथ लोड। तो कौन देखिए जो हमारा फील्ड वाला लॉस होगा या कोर लॉस होगा किसी भी, चाहे मशीन कोई भी, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, सब में याद रखिए एक चीज़ कि जो हमारा कोर वाला लॉस होता है वो फिक्स लॉस होता है। ठीक ना, ये आयरन लॉस वगैरह जितना है ये फिक्स होता है, और जो हमारा वाइंडिंग लगा हुआ है ना तो उसमें लोड वो वेरिएबल लॉस होता है। ठीक ना, क्योंकि इसमें जब जब करंट फ्लो होगा तब तब लॉस होगा, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मिनिमम लॉस होगा। वेरिएबल लॉस है कि करंट बढ़ा रहे हैं लॉस बढ़ेगा, तो आर्मेचर वाला में ऐसा होता है वेरिएबल। तो देखिए इसमें हुईच लॉस इज जनरेटर वेरी विथ लोड, तो लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर में करंट बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे जनरेटर में मान लीजिए फ्रिज व्रिज सब लगा दिए तो लोड बढ़ रहा है, तो लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर को इन्फॉर्म करेगा भाई तू करंट फ्लो करवा, तो आर्मेचर क्या करेगा, जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ये अपने वाइंडिंग से होकर ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा तो आर्मेचर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, जितना करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस उतना ज़्यादा होगा। करंट बढ़ रहा है तो पावर लॉस बराबर हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर ए। अब रेजिस्टेंस तो जो है फिक्स है, ठीक, अब करंट बढ़ रहा है तो लॉस ना बढ़ेगा, लॉस बढ़ते जाता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा जो वैरी होता है लोड के साथ, तो वो होता है हमारा कॉपर, एडी करंट लॉस, विंडेज लॉस। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ए,
ठीक है ना। 124 का हो गया ए। अब देखिए 125 नंबर क्या है, तो आज 125 में ही एंड करेंगे, ठीक है। विच लॉस इन अ डीसी जनरेटर डज नॉट वेरी विथ लोड एज वेल एज फ्लक्स डेंसिटी। तो बोल रहा है कि कौन सा लोड है जो कौन सा लॉस है जो डीसी जनरेटर का कौन सा लॉस है जो लोड के साथ वेरी नहीं करता है और फ्लक्स डेंसिटी के साथ भी वेरी नहीं करता है। तो देखिए बहुत इजी सवाल है, ठीक ना। अब लोड के साथ वेरी करता है कॉपर लॉस, क्योंकि जैसा जैसा लोड बढ़ाएंगे कॉपर से करंट बढ़ेगा, कॉपर से करंट बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, ठीक। एडी करंट लॉस क्या फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। हम लोग अभी दो फॉर्मूला पढ़ा ना, एडी और हिस्ट्रेसिस, तो ये तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता ही है। ये तो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ये 1.6 होता है, ठीक। तो ये दोनों होगा नहीं, तो विंडेज लॉस जो है वो ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा और ना ही वेरी लोड के साथ वेरी होगा। तो 125 का हो जाएगा डी। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा मोटर वाला सेक्शन में, और आपका एक अच्छा समझ बन रहा होगा, अच्छा पकड़ भी बन रहा होगा, और आपका सवाल इजी से सॉल्व भी हो रहा होगा, तो आने वाला एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल के साथ हमेशा बने रहें और अपना प्यार बनाते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, ताकि जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उसे ये इस चैनल से फ़ायदा ज़रूर मिले, ठीक ना। ताकि हम जो एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए वो जाया ना जाए, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।